अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान जो उन्होंने इकोनॉमिक समिट 30 जुलाई 2026 को दिया वो अब तक ज़ेरे बहस चल रहा है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि ये जो हमारा सियासी सिस्टम है ये बुरी तरह से कोलैप्स कर चुका है और जो 70 साल गवर्नेंस का निज़ाम है वो बिल्कुल ख़राब है और उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हम ऑन दी अदर हैंड देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आया कि उन्होंने कहा कि जी हुकूमत अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। और इसके साथ ही अगर हम मोहसिन नकवी के बयान को जोड़ें तो मोहसिन नकवी ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया है कि हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मिल करेगी। तो इन दोनों बयानात में क्या तजाद है, अपने आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 5 अगस्त को जिसने जलसा किया उस जलसे में वो कोई खास कामयाब जलसा हमें दिखाई नहीं दिया और हमें ना ही वहां पर पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान की तादाद नजर आई है। फिर हम देखेंगे कि तो 7 अगस्त को जमात इस्लामी भी सड़कों पर आ गई है और महंगाई के खिलाफ उन्होंने वहां पर एहतजाज किया है। ये तमाम तर सिनेरियो जो है सियासी सतह पर ये किस तरफ जा रहा है और हम अपने क्या हमारी जो सियासत है वो तब्दीली के धाने पे खड़ी हुई है, अपने आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मलिक असगर अली जो तज्जियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अफजल जोया एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, फिर उनके साथ तशरीफ रखते हैं सौले मोहम्मद साहब जो तज्जियाकार हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। सबसे पहले मैं मलिक असगर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जो सिस्टम है कोलैप्स कर चुका है, तो इससे उनकी क्या मुराद है? अदलिया है, हुकूमत है या ब्यूरोक्रेसी है? किसको वो कह रहे हैं कि कहाँ पर हमें लूप्स नजर आ रहे हैं? जी बाकी आपने जो बताया ये इस वक्त एक हॉट टॉपिक चल रहा है, हर वक्त हर जगह पे यही टॉपिक डिस्कशन है पॉलिटिकल सेक्टर्स में। यहाँ भी भाई मोहसिन नकवी साहब के इस बयान की रीज़न क्या बनती है कि गवर्नमेंट का वो हिस्सा भी है और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हमारा सिस्टम कोलैप्स भी कर चुका है और साथ 70 साल का पूरा प्लान दे दिया कि 70 साल पे ब्लेम कर दिया कि 70 साल से नहीं चल पा रहा। इसके साथ साथ उन्होंने नए सूबों की भी एक बात की कि भाई नए सूबे या छोटे गवर्निंग यूनिट्स बनने चाहिए, वो इसको मैनेज करेंगे। तो बज़ाहिर अपोजिशन को, बज़ाहिर हुकूमत के नाक़दीन को तो यही नज़र आ रहा है कि शायद ये हुकूमत जाने वाली है, शायद इस हुकूमत में कुछ मतलब एक ये चल नहीं पा रहा सिस्टम। तो मियां शहबाज शरीफ की PMLN उनकी गवर्नमेंट या जो PPP और PMLN में ये जो कोलिजन ये जो इकट्ठे चल रहे हैं तो इसमें ये आपस में कोलाइड करने लगे हैं, सम सॉर्ट ऑफ यानी कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो उन लोगों के लिए बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है। इसी तरह एक ये भी लुक दी जा रही है कि एक और पार्टी PTI वो दरवाजे के ऊपर खड़ी है जो कि वहाँ से इंटरेस्ट चाहती है, जिसको जो इस इंतजार में है कि मुझे अंदर कब आने का मौका मिले। लेकिन मैं तो इसको बिल्कुल ऑल टुगेदर एक दूसरे एंगल से देखता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि कश्मीर इलेक्शन हुए, बिलावल साहब को चूँकि जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट चल रही थी तो वो उस पर अफेक्ट हुए हैं, उनको यानी बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। आप देखें तो मतलब कहाँ वो गवर्नमेंट में थे, कहाँ वो बिल्कुल अब आके समझे वो 25% सीटों पे भी नहीं रहे। तो उनको बहुत बड़ा नून PMLN ने वहाँ पे क्लियर कट गवर्नमेंट बना ली उनकी। अभी तो 6-7 सीटों का इलेक्शन रहता भी है लेकिन अभी उनकी वो मतलब जो बढ़त अक्सरियत है साबित हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये उन सेक्टर्स को जो बहुत ज़्यादा ये आकार मचा रहे थे उनको पेसिफाई करने के लिए, उनकी तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए वो खुश हो जाए कि शायद ये कुछ हो रहा है। अदरवाइज मोहसिन नकवी भी वहीं पे है, चूँकि वो जो 1 पेज थ्योरी जो मतलब इंट्रोड्यूस तो पिछले इमरान खान के दौर हुकूमत हुई थी तो वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अभी जहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट मिल के जा रहे हैं, अभी देखें कल वो सऊदीया भी इकट्ठे गए, फील्ड मार्शल साहब भी गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, तो कतई तौर पे उसमें किसी किस्म की कोई रिफ्ट एग्जिस्ट आई डोंट थिंक कोई एग्जिस्ट करती है। थोड़ा बहुत शायद मतलब ये किस तरीके से फ्रेम वर्क को लेके चला जाए, ये में भी कोई थोड़ा सा फ्रेम वर्क के हवाले से कोई तब्दीली आपस में एक टॉपिक हो सकता है। बाकी इसके अलावा मोहसिन नकवी के बयान में सिर्फ ये है कि वो कुछ लोगों को वक्ती तौर पे खुशी देना, रिलैक्स करना, पेसिफाई कर लेना या डाइवर्ट कर लेना कि हमने शायद हमारी अचीवमेंट हो रही है, इससे हट के वो कुछ भी नहीं है। सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। कहाँ पे आपकी इकानमी मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गई थी और कहा जाता था कि पाकिस्तान उन 3-4 मुल्कों में है जो कि बैंकरप्ट हो रहे हैं
آج اللہ کے فضل سے آپ ایمرجنگ اکانومیز میں آ رہے ہیں. گو کہ یہ جو وار کا امپیکٹ آ رہا ہے ایران امریکہ کا, تو یہ بہت بڑا بری طرح سے پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے میسز کو, لوگوں کو, عام لوگوں کو بری طرح متاثر کیا ہے. ہماری گورنمنٹ نے یہ ڈیلی پرائس چینج کر کے ایک بڑی انسرٹنٹی کریٹ کر دی ہے. اس میں دیکھیں نا, انسرٹنٹی اس طرح ہوگی ہے کہ اب اگر ایک بڑا ٹریلر ہے 22 ویلر, اس نے کراچی سے مال لے کے یہاں کسی بھی انڈسٹریل زون میں, اتار میں, پشاور میں, کراچی کے کہیں بھی آ رہا ہے, اندرون سندھ آ رہا ہے, یہاں سے لے کے ادھر کوئی سیمنٹ جا رہا ہے, ایکسپورٹ کر رہا ہے, وہ کرایہ نہیں طے کر سکتے کہ پتہ نہیں کل کا ریٹ 6 روپے لیٹر اوپر ہو جائے, آج کا ریٹ کم ہوگا. یہ ایک بڑی انسرٹنٹی ہے. یا تو اتنی سٹیبل اکانومیز ہوتی, لوگ ان چیزوں کو مطلب کشن ہوتا ہے, ان کو برداشت کر دیتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ڈیلی کو میکنزم کو ختم کرے, کیونکہ اس سے ہر 15 ڈیز پہ لے جائے یا منتھلی لے جائے تو وہ ایک پھر بھی کچھ بہتر ہے. اس طرح عوام بھی بے چین ہو گئی ہے بہت زیادہ. بالکل جی. اچھا افضل جوید صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے محسن نقوی کا بیان سامنے آیا ہے, اگر ہم اس میں بات کریں تو جو ہماری جو نوجوان نسل ہے, ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, انہوں نے اس کو بھارتی نوجوان طبقے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ بھی مطلب انہوں نے پاکستانی نوجوان کے لیے بھی کاکروچ کا لفظ استعمال کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو یہ سارا نظام الٹ کے رکھ دیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو ہمارے ملک کا نوجوان ہے, کیا وہ بھی حکومت سے مایوس ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم, ہمارا جو نوجوان ہے وہ الحمدللہ مایوس نہیں ہے, لیکن جو آج کل حکمران پارٹی کے بیانات آ رہے ہیں, دیکھیں آپ یا میں اگر کوئی بیان دیتے ہیں, ملک میں کسی مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کو دی جا رہی ہے. دیکھیں ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے, 78 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں نہ تو کوئی سیاسی سٹیبلٹی ہے, نہ تو کوئی ایسی کوئی گورنمنٹ, کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے, نہ تو اس کو پورا ٹنیور وہ اپنی وہ گورن کر سکتی ہے, نہ وہ حکومت کر سکتی ہے. تو جو محسن نقوی صاحب نے کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے حالیہ, تو یہ ہے کہ ملک میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا, جس کو ہم 78 سالوں سے فیس کر رہے ہیں, وہ کرپشن اور بدعنوانی ہے. جب تک آپ کرپشن اور بدعنوانی کا تدارک نہیں کریں گے, نہ تو آپ کے ملک میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے, نہ ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس ملک کی خاطر اس ملک میں کوئی سیاسی استحکام نہ آنے دیا, اس ملک کی معاشی صورتحال ٹھیک نہ ہوئی, تو یہ جس کو یہ نوجوان کو یہ کاکروچ کا جو دے رہے ہیں نام, تو یہ دیکھنا کہ یہ کاکروچ کہیں وہ نہ ہو کہ جو انڈیا میں کاکروچ نے کام کیا ہے وہی ہمارا نوجوان نہ کرے. تو ہمارے حکمرانوں کو اب مل بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی, ملک میں بڑھتا ہوا کرائم, ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری, ملک میں جو صحت کی صورتحال ہے, ملک میں بڑھتا ہوا جو تعلیمی بحران ہے, اس پر ہم نے قابو کیسے پانا ہے. تو یہ اس صورت میں ہی ممکن ہوگا جب یہ تمام پارٹیاں مل بیٹھ کے اس کا حل نکالیں گی. فارغ صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں, انہوں نے سسٹم کی 3 بڑی ناکامیاں ہیں جو بتائی ہیں. ایک تو انتظامی ناکامی ہے کہ لوگوں کو کورٹ اور جو سرکاری ادارے وہاں تک پہنچنے میں بہت دقت کا سامنا ہے. سیکنڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوامی سہولیات ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہیں, اور حکومت سے باقاعدہ ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے اور ان کو سہولیات مہیا کرنی چاہیے, وہ نہیں دے رہے. تیسرا انصاف میں تاخیر ہے کہ ہمارے ہاں نئے کورٹس بننے کے باوجود ہمارے ہاں انصاف جو ہے وہ بہت تاخیر سے دیا جاتا ہے, اس میں بہت دقت ہے, بہت مشکلات ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ, اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. اس وقت جو سسٹم کی جو ناکامی کی باتیں چل رہی ہیں, اصل مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں, اور سسٹم تو شاید ناکام نہیں ہے لیکن سسٹم کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. جو جمہوری تقاضے ہیں, کیا جمہوریت جو ہے وہ اپنے اوریجنل تقاضوں کے تحت جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, ہر پارٹی کا جو منشور ہے, ہمارے پاس جتنی بھی پارٹیاں ہیں, آپ تقریباً میرے خیال میں کوئی
62 के करीब जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं। हर मंशूर में ये बहुत वाज़ेह है कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा चर्चे हैं कि वो हम उसको राइज करेंगे और हम उसको नाफिज करेंगे, इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार करेंगे और उसके अंदर रिफॉर्म्स करेंगे और इसी के ज़रिए सिस्टम को मजबूत करेंगे। और इसके अलावा IMF के जो कर्जे हैं उसकी वापसी के सिलसिले में कि नए कर्जे नहीं लेंगे और उसकी वापसी के लिए जो सूद है उसको फिक्स करेंगे और उसके लिए मैकेनिज्म तैयार करेंगे। अच्छा, MNA का क्या आप ये समझती हैं कि MNA का काम है कि वो MNA और MPA वो फंड्स तकसीम करें, वो फंड्स की तरफ वो देखें? और पूरी दुनिया में ऐसा बहुत कम है कि पूरे जो पाकिस्तान है बहुत कम नुमाइंदे, जिसमें कोई 372 के करीब जो है वो वफाक में हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ उसमें सूबाई हैं और उस MPAs हैं और इसके अलावा जो है वो सेनेट के अंदर हैं। चूँकि बल्दियाती निज़ाम जो है वो जब तक जो है वो ग्रास रूट लेवल तक ये निज़ाम जो है वो जब तक वो एलोकेशन नहीं होगी, उनको बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, उस वक़्त तो ओरिजिनली जो डेमोक्रेसी है उसके आप खिलाफ बात कर ही नहीं सकते, आप कह ही नहीं सकते निज़ाम की नाकामी है। इसका मतलब है इम्प्लीमेंटेशन का है। देखिए बात यह है कि चीन में वन पार्टी जो है वो सिस्टम है, लेकिन वहाँ 1,30,00,000 लोग जो हैं वो हर साल जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं और उन्हीं के तहत वो निज़ाम चलता है, वो सिस्टम चलता है, नीचे से ऊपर तक लोगों को बाइख्तियार किया जाता है। यही निज़ाम हमारा इंडिया में मौजूद है और लाखों लोग हर साल जो है वो मुंतखब होते हैं और उसी सिस्टम के तहत जमहूरी तकाज़ों के तहत जो है वो अपने ऐवानों के अंदर पहुँचते हैं और वो निचले जो तबके के लोग हैं वो बाइख्तियार होते हैं। फंड्स की गली महल्ले तक एलोकेशन है और हर बंदे का जो थाना कचेरी है, जो तालीम है, बेरोज़गारी है, जो इसके इशूज़ हैं वो हर लेवल के ऊपर जो है वो जमहूरी तकाज़ों के तहत देखे जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है ये अयूब खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराया अपने दौर में 1957 में। उन्होंने एक BD सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, बेसिक डेमोक्रेसीज। वो सिस्टम बेहतरीन सिस्टम था। 80,000 लोग जो है वो उसमें इलेक्ट होकर आए पूरे पाकिस्तान में। उस वक़्त के मुताबिक जब पाकिस्तान की आबादी तकरीबन कोई 17 करोड़ के करीब ऑलमोस्ट थी और 80,000 लोगों ने बाकायदा अपना काम करना शुरू कर दिया, निचले लेवल तक जो है लोगों के पास इख्तियार किया। लेकिन आगे जाकर फर्दर जो है, चूँकि जाहिर है जब विफाक जब डिस्टर्ब हुआ, चीज़ें डिस्टर्ब हुई तो वो सिस्टम जो है वो अपनी जगह से वो उखड़ गया और दोबारा वो सिस्टम को आगे चलाया नहीं गया। अच्छा, पहली मरतबा जो देखें जो ये बल्दियाती निज़ाम है ना, ये 1882 में इसका आगाज़ हुआ। सब कॉन्टिनेंट में फिर इलेक्शन की तरफ इसके इंतखाबात हुए। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि यूपी में जो सबसे पहले इसका इलेक्शन हुआ तो उस वक़्त जो मुसलमान थे वो चौथाई थे। अब वो जब इलेक्शन हुआ तो गैर मुस्लिम जो है वो चूँकि ज़ाहिर है 2/3 थे तो वो ज़्यादातर मेजॉरिटी में आए। तो उसके बाद मुसलमान जो है वो सारे सर सैयद अहमद खान साहब के पास गए, उनको कहा कि ये तो हम कभी भी बाख्तियार नहीं हो सकेंगे। वो इसीलिए कि ये डिफरेंट किस्म का निज़ाम है, इसके तहत जो इलेक्शन का निज़ाम है, ये इंतखाबात का निज़ाम है, इसमें तो हम बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में हैं, हम तो सिर्फ 25% हैं। तो ये तो हर दफ़ा जो है वो यही लोग इन ऐवानों में जाएंगे। और उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान का मुतालबा हुआ और लोगों ने फिर नए मुल्क का कि मुसलमानों का एक नया मुल्क होना चाहिए। असल आगाज़ जो पाकिस्तान का हुआ था वो 1982 के बाद, इस सिस्टम के बाद हुआ था। अच्छा, अब 1982 में ये जो निज़ाम था ये अंग्रेज़ों ने दिया, ठीक है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। हम आज तक इसको अपने मुल्क में कंप्लीट तौर पर वो नाफिज नहीं कर सके। अच्छा, PTI ने 2018 में ये नारा लगाया था जी कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को सियासी असर और रसूख से अब आज़ाद करेंगे। क्या उन्होंने आज़ाद किया? क्या इसको इम्प्लीमेंट किया? अच्छा, इसके इख्तियार को निचली सतह तक हम मुंतकिल करेंगे, जिसके ऊपर लोगों ने बिलीव किया, लोगों ने वोट दिया और लोगों ने समझा कि वाकई ये निचले लेवल तक ये इख्तियार जाएगा। क्या वो इख्तियार मुंतकिल हुआ? दस्तूर का जो तकाजा है, देखिए आइन का जो आर्टिकल 141 है उसके तहत ये है कि इख्तियारात और फंड्स के निचले सतह तक मुंतकिल करना है। दुनिया में कहीं भी इतने कम अफराद जो है वो मुल्क नहीं संभालते। वो पूरा एक सिस्टम होता है, एक बॉडी होती है जो पूरे यूनिट को, पूरे सिस्टम को चलाती है। अब जिस तरीके से ये
डिफरेंट सिनेरियो में इस निज़ाम की खराबी की बात कर रहे हैं, तो निज़ाम में कोई खराबी नहीं है, निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, हर लेवल के ऊपर ज़रूरत है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है, जो एग्जेक्टिव बॉडी है, उसके एक ख़ास मेंबर हैं, उसके मेन मेंबर हैं। उनके मुंह से जो अल्फाज निकले हुए हैं वो वाकई जो है वो निज़ाम जो है इस वक्त इस कदर जो है लोगों का ट्रस्ट जो है वो शेक हो चुका है कि लोग निज़ाम के मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन जब वो उनके नुमाइंदे खुद अपने नुमाइंदे वो इलेक्शन कमीशन के जरिए वो उन ऐवानों तक पहुंचेंगे जिनको उन्होंने वोट दिया है, और ट्रू लोग वहां तक पहुंचेंगे, और वो फिर वहां पर उन लोगों के मुताबिक, चूंकि उनको ये पता होगा कि अगली दफा हमने फिर इलेक्शन में इन लोगों के पास जाने, हमें इलेक्ट करना है, तो जो नारे हमने पिछले इलेक्शन में कहे हैं, जो हमने इलेक्शन कैंपेन में कहे हैं, उन नारों के ऊपर अगर उन्होंने कोई काम न किया हुआ तो उनको दोबारा जो है कोई इलेक्ट नहीं करेगा। असगल साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि मोहसिन नकवी साहब ने जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस तबका है, उसको भी आड़े हाथों लिया है, और उन्होंने भी कहा है कि वो भी इस सिस्टम में शामिल है और उन सिस्टम को चला रहे हैं। क्या जो हमारी हुकूमत है उसकी जो बिजनेस लॉबी है वो बिजनेस लॉबी के सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है, उसके अंडर नजर आ रही है? आपको क्या कह रहे हैं आप इसमें कौन है जो अपर लेवल पर है और कौन नीचे, हुकूमत या हमारी बिजनेस कम्युनिटी? बिजनेस कम्युनिटी जो है, मतलब बिजनेस कम्युनिटी तो बहुत बड़ा हमेशा हर सोसाइटी में स्टेक रखती रहती है। फिर हम तो तकरीबन कैपिटलिस्ट सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये कहा जाए कि बिजनेस सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो शायद मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को भी तो देखा जाए, जब सपोर्ट किया जाता है तो तब होता है। बिजनेस कम्युनिटी अपने तौर पे तो कुछ नहीं कर सकती। अब वही अगर इन्होंने अयूब खान साहब के हवाला दिया तो देखिए उस दौर में वो जो 20-22 खानदान थे, वो 20-22 खानदान, आज हम टाटा फैमिली को लेते हैं, आज हम इंडिया में उन फैमिलीज को लेते हैं जो इनके इतने बिलियंस के एहसास है, तो वो 20-22 वो पूरे मुल्क को लेके चल रहे हैं। रिलायंस ग्रुप हो गया, यहाँ पे बाद में एक नेशनलाइजेशन की गलत पॉलिसी ने उस सारे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। तो मतलब उसके बाद बहुत सारे लोग इस मुल्क से चले गए। तो ये चीज़ है कि वो बिजनेस कम्युनिटी का इम्पैक्ट थ्रू आउट रहता है, वो चलता है। जब वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, उसके बाद देखिए हमारी इकॉनमी बुरी तरह हर्ट हुई, तो काश कि वो नए तजर्बे न किए जाते तो ये काम ये बड़ा अच्छा चल रहा था। अभी भी बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिजनेस कम्युनिटी भी क्या करे कि आपके मुल्क में जो पावर प्रोडक्शन थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, 17 सेंट पर यूनिट की इसकी कास्ट पड़ रही थी, जबकि इंटरनेशनल इकोनॉमी में ये 5 से 6 सेंट पे आप आएंगे तब आप इंटरनेशनली कम्पीट कर सकेंगे। अभी इस गवर्नमेंट ने बड़ी मतलब इन्होंने IPPs के साथ मुआहदों को रीराइट किया, कुछ को ख़त्म किया। 24 IPPs के साथ इन्होंने मुआहदे यानी चार्टर की तब्दीली की उसमें, और अभी इंशाल्लाह जल्दी अगले फेज में करेंगे। आज ये 17 सेंट को ये 11.5 और 12 सेंट पे ले आए हैं। तो अगर इसी तरीके से इनको थोड़ा काम करने दिया गया, ये जो जंग का इम्पैक्ट फिर अलग आ गया, इसने आके सारा मतलब पोजीशन ही चेंज कर दी। जो इनके स्टैट्स थे, जो इनकी प्लानिंग्स थी, वो सारी गवर्नमेंट्स की, जितना पैसा IPPs के पास जा रहा है, अगर ये इनसे मुआहदे मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएं तो हम तो अपने मुल्क के कर्जे भी बहुत आसानी से उतार सकते हैं। वो इस तरह तो खत्म नहीं किए जा सकते ना। इस तरह तो देखें आपने वो जो टेथरियन था, वो जो एक कैनेडियन कंपनी थी जिनके साथ आपका एग्रीमेंट था गोल्ड रेकोडेक का, आपने वो खत्म किया, उन्होंने आप पे केस कर दिया। इसी तरह वो बाद में इमरान खान ने एक और, लेकिन वो 1 टके की बिजली नहीं बना रहे, 1 यूनिट नहीं बना रहे और पैसा उतना ही ले रहे हैं। चूंकि मैं फिर थोड़ा सा मुझे मजीद पीछे जाना पड़ेगा। ये जो मुआहदे जब स्टार्ट हुए ना जी, तो मतलब सबसे पहले इस मुल्क में उस वक्त ये प्रॉब्लम था जब मियां नवाज शरीफ 97 में गवर्नमेंट में आए, आपकी पावर प्रोडक्शन थी 9700 मेगावाट। आपके पास ये 1 बेल्ट 1 रोड ओबोर का प्रोजेक्ट चल रहा था, CPEC का चल रहा था कि आप ग्वादर से लेके चाइना तक फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कनेक्ट करने लगे थे। तो इसके लिए इसके बाद इंडस्ट्री यहाँ पे लगनी थी। अगर पावर आपके पास पावर सप्लाई होगी, बिजली होगी, तो तब इंडस्ट्री लगेगी। उस वक्त उस चीज को प्लान करके किया गया, लेकिन फिर बदकिस्मती से उस वक्त फैज हमीद और साकिब निसार साहब के तजर्बे आ गए, जिन्होंने इस मुल्क को बहुत पीछे धक्का लगा दिया। अगर वो न चलते तो जिस तरीके से इन्होंने मतलब PMLN गवर्नमेंट जा रही थी, इन्होंने इकोनॉमिक स्टेट्स डेवलप करनी थी, 27 इकोनॉमिक स्टेट्स बननी थी, 9 तो वो थी जो नवंबर 2020 तक जिन्होंने ऑपरेशनल होना था, वो आज तक नहीं ऑपरेशनल हो सकी, क्योंकि फिर बाद में इमरान खान का दौर आ गया, सारा सिस्टम ही कोलैप्स करके, कोलैप्स तो उस वक्त हुआ है जब आपकी एक बेहतरीन इमर्जिंग इकॉनमी, बल्कि टॉप ग्रोइंग इकॉनमी, एशिया में आपकी स्टॉक मार्केट सबसे बेहतरीन जा रही थी, या शायद जापान उससे ऊपर था। फिर उसके बाद यही स्टॉक मार्केट
نیچے سے وسط پہ نمبر 1 پہ آ گئی, سب سے بری اکانومیز میں آ گئی. تو یہ پرابلم بنا کہ وہ تجربے وہ نقصان دیں گے. ادروائز تو بزنس کمیونٹی کی بھی بات یہ کریں کہ یہ پاور پروڈکشن کی بھی بات ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ پاور پروڈکشن انہوں نے اس لیے کی کہ کل انرجی انڈسٹری لگ سکے. انڈسٹری چلتی تو یہ پاور پروڈکشن ضرورت ہوتی اور اس کو محسوس بھی نہ ہوتا. ایگریمنٹ چونکہ پاکستان پہ وہ ایک بے یقینی کی کیفیت تھی, تو ایگریمنٹ یہ طے ہوا کہ انہوں نے کہا ہم اتنی پاور پروڈکشن کریں گے, تو جتنی کیپیسٹی تھی وہ کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے تھے, ناٹ کہ بھئی وہ پروڈیوس کتنی کر رہے تھے. تو کنزمپشن بھی ہو جانی تھی, لیکن انڈسٹری نہیں آ سکی. سارا وہ سسٹم اس وقت کولیپس کر گیا 2016-17 کے تجربوں میں, جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ایک ملک کے چلتے ہوئے وزیر اعظم کو لائل کر دیا گیا. تو 35 سالہ سیاست میں بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے 35 سالہ سیاست میں قوم کا کیا کھایا. بیٹے سے تنخواہ کا ایشو, قوم کا تو 1 روپے کا, وہ 10 کہتے تھے والیومز آ گئے. ان 10 والیومز کا نچوڑ کیا نکلا؟ کوئی قوم کا 1 روپیہ بتاتے میاں صاحب نے کھایا تو پھر تو بات تھی. اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کو ہٹانا تھا گورنمنٹ سے, بیٹے کی تنخواہ پہ, ان کے ایک پرسنل گھر کے ایشو پہ, جو ایشو تھا ہی نہیں, جس میں کوئی افیکٹڈ تھا ہی نہیں, جس میں عوام نہیں افیکٹڈ تھی. وہ بیٹے کا باپ بیٹے کا معاملہ تھا, باپ رکھے یا بیٹا رکھے, وہ ایک ایشو انہوں نے بنا کے سارے سسٹم کو بٹھا دیا. یہ پرابلم ہے. تو اسی بزنس کمیونٹی کی, پھر میں آخری بات کہوں گا, بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے. جب بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس ملے گا, وہ انویسٹ کریں گے, تو تبھی معاملات آگے چلیں گے. جو صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جس سسٹم کی یہ بات ہو رہی ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سسٹم مزید آگے 10 سال چلتا ہے تو پاکستان کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, وہ آگے والے جو 10 سال ہیں ان کا ذکر بھی اپنے وزیر داخلہ صاحب نے کر دی ہے کہ 10 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. بات یہ ہے کہ ہماری غلط جو معاشی پالیسیاں ہیں نا, وہ جیسے آپ نے بات کی, میں ملک صاحب کی بات کو ہی سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو ہمارا انویسٹر ہے, جو ہمارا تاجر ہے, بزنس مین ہے, اس کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے اس وقت. کیونکہ اس کو اعتماد میں لیں گے تو پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو ہے نا وہ باہر سے بھی پیسہ آئے گا, جیسے اوورسیز کا جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے اب دیکھ رہے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی کئی ایسی ناقص پالیسیاں ہوتی ہیں جس کا خمیازہ عوام بھی بھگتتی ہے, ہماری گورنمنٹ بھی بھگتتی ہے. اور جیسے آپ نے بزنس کی بات کی ہے, تو اب دیکھیں ہم پچھلے دنوں ہمارے جو وزیر خوراک صاحب تھے, ان کا بیان آ رہا تھا کہ جی ہم جو گندم درآمد کر رہے ہیں اس کا ریٹ جو ہے نا وہ 43 سے 44 روپے ہے, 4400 روپے فی من ہے. وہی گندم ہم نے اپنے کسان سے 2800 سے 3000 میں خریدی ہے. آپ وہی پیسہ جو 43-4400 میں جو اب خرید رہے ہیں, وہی اگر ہمارے کسان کی جیبوں میں جاتا تو ایک تو ہمارا کسان خوشحال ہوتا, ایک وہ آگے جو ان کی فصل آ رہی ہے اس پہ وہ بیچارہ وہ جو اخراجات ہوتے ہیں اس کا ایک حوصلہ بڑھتا. لیکن ہم اپنی غلط پالیسیاں جب بناتے ہیں تو وہاں قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے اور وہاں ہمارے بزنس مین کا بھی نقصان ہوتا ہے. بڑھیں گے صالح صاحب کے طرف. صالح صاحب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو نئے صوبوں کا معاملہ ہے, اس کے حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. میں پچھلے والے ٹاپک پہ ضرور آنا چاہوں گا, وہ اسی لیے کہ ملک عصمت صاحب کی جو اینک ہے وہ سب اچھا دکھا رہی ہے اور اس بندے کو پر امید رہنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. خامیاں جو ہیں جو نظر آ رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2026 میں نمبر 1 پر آ گیا ہے. پچھلے 10 سالوں میں افریقہ کا ایک ملک ہے برکینا فاسو, جو کہ 1 نمبر پر تھا, چونکہ القاعدہ اور ISIS جو ہے وہاں پر بہت ایکٹیو تھی اور مستقل طور پر یہ لگ رہا تھا کہ برکینا فاسو کے حالات جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور وہ جو یہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے اس میں نمبر 1 پر ہی رہے گا. لیکن پچھلے 5 سالوں میں پاکستان میں اتنی ٹیررزم ہوئی, اتنی ملیٹنسی ہوئی اور اتنی بڑی کہ ہم ٹاپ پر آ گئے. ہم اس وقت نمبر 1 پر ہیں. یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے اور یہ خبر جو ہے وہ ایران وار کی وجہ سے جو ہے وہ دبی ہوئی ہے اور یہ فرنٹ پہ نہیں آئی. لیکن بہرحال یہ کوئی ملک کے لیے اتنی اچھی بات نہیں ہے. اسی جولائی میں جو ہے گو کے نئے آپریشن بہت سارے جو ہے وہ لانچ کر دیے گئے ہیں اور انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے اور وہ بہت ہیوی قسم کے جو آپریشن ہے پاکستان پورے میں وہ لانچ کر دیے گئے ہیں. اچھا, ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اس کی جو موجودہ صورتحال اگر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں, کہ ہم نمبر 1 پر پہنچ گئے ہیں.
अच्छा, अब इसका एक बैकग्राउंड है कि ये हम क्यों यहाँ पहुंचे पिछले 5 सालों में, और ये कैसे हुआ, और पाकिस्तान ही क्यों नंबर 1 पे आ गया, और टेररिज्म में जो पाकिस्तान का ये इस वक्त मिलिटेंसी है ये क्यों हुई। देखिए कि अफगानिस्तान में इस सब का जो अगर आप कनेक्ट करें तो 2021 में जब अमेरिका और नेटो जो है उनका इनखला हुआ, जब वो अफगानिस्तान से गए, तो उसके बाद जो है 2025 में इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई, इंडिया ने इसको अनकन्वेंशनल वार के तौर पर लिया, वो इसीलिए कि और एक प्रॉक्सी के तौर पर इसको लिया, वो इसीलिए कि फेस सेविंग के लिए जो अनकंडीशनल जो अनकन्वेंशनल जो वार होती है और जो प्रॉक्सी वार होती है उसमें फेस सेविंग होती है। उन्होंने हर लेवल के ऊपर देखें, सबसे पहले तो उन्होंने अफगानिस्तान के जरिए जो है इसको उस बॉर्डर को हमारे हीटेड किया, वहां से चीजों को क्लोज किया, और अफगानिस्तान में बैठकर बेसिकली पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा, अब ईरान के जो मसाइल थे वो आपके सामने हैं कि ये पिछले तकरीबन कुछ 6 माह से वो किस सूरत हाल में गुजर रहे हैं, लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि कुलभूषण यादव भी जो है वो भी ईरान के थ्रू ही ऑपरेट चीजें कर रहा था, ईरान में बैठकर ईरान के ही रास्ते जो है वो पाकिस्तान में वो एंटर हुआ था। इंडिया के साथ जो हमारे खुद बॉर्डर है वो इटसेल्फ जिस कदर हीटेड है और जिस कदर हमारे दरमियान जो है वो क्लैशेस हैं, तो हम एक आप ये समझ लें कि इस वक्त एक पूरी दुनिया में सैंडविच बने हुए हैं। जब सैंडविच बना होता है और इतनी प्रॉक्सीज चल रही होती हैं, किसी भी मुल्क का सरवाइव करना वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक अस्करी क़यादत, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो इस वक्त 2 महाजों पर लड़ रही है। वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का जो मकाम है उसको ऊपर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, जो कि वाकई पूरी दुनिया का जो इंडेक्स है उसमें जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, पूरी दुनिया को एक एटमी जंग जो ईरान और अमेरिका के दरमियान छिड़ने जा रही थी उससे बचाया। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने अपने आप को मनवाया। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसने एक ये बड़ा रोल प्ले किया। फिर इंडिया को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये भी पूरी दुनिया ने देखा कि हमने उनके कितने तैयारे गिराए। हमारी गो के इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे कुछ जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, जिसमें चाइना जो है वो मेन के ऊपर है, और हमने भरपूर तरीके से उनके जो है वो दांत हमने खट्टे किए और हमने एक रोल प्ले किया। अब मुल्क के अंदर इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है इकोनॉमिकली, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल का शिकार हैं। आप ये देखिए, हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट तक रसाई थी अफगानिस्तान के थ्रू, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट थी, फल की थी, सब्जी की थी, अनाज की थी, गोश्त की थी। इसके अलावा हमारा जो फार्मास्यूटिकल है वो कोविड-19 के बाद इसी के ऊपर चला था, और हमने बहुत बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट हैं और बहुत बड़े बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट से लिए थे। इवन हमारा जो विजिट का था, फिर इसके अलावा हमारा जो मेडिकल के वाइज जो है वो जो मेडिकल टूरिज्म शुरू हो गई थी। तो आप ये देखें कि ये तकरीबन कोई करोड़ों डॉलर, बल्कि अगर मैं शायद ये करोड़ों से ज्यादा अरबों में भी चला जाऊं तो सालाना ये शायद ये झूठ नहीं होगा कि ये अरबों डॉलर का जो हमारा इस वक्त नुकसान इस रास्ते से हो गया, इस रास्ते बंद होने की वजह से, और इंडिया वहां पर बैठकर हमारी शारक के ऊपर बैठ गया है। और इसके ऊपर जो ये जितने इंटेलिजेंस बेस्ड जो मामला चल रहे हैं ये बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर पाकिस्तान हर सूरत हर बंदा लड़ रहा है। तो जो इंटरनली अगर हमारे इश्यूज हैं, जिस तरीके से देखिए हमारे मोहसिन नकवी साहब ने अगर कहा कि यहाँ का जो कॉकरोच है वो लैपटॉप के साथ नहीं मानेगा, वो 5,000, 20,000, 10,000 जो है ना वो अगर आप किसी स्कीम के तहत उसको देंगे वो नहीं मानेगा। वो बच्चा वाकई इसमें कोई शक नहीं कि सरफिरा को जो है ना उन्होंने कॉकरोच का लकब दिया है, लेकिन वो उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो सिर्फ रोजगार नहीं है ना, वो कहाँ जाए। वो इसीलिए एक इंडस्ट्री आपकी जो है वो एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आधी इंडस्ट्री आपकी जो है वो डूबी हुई है, वो काम नहीं कर रही। इसके अलावा जो तालीम जो मयार है उसका वो डिस्टर्ब है। इसके अलावा जो आपके और मौके हैं वो भी इस टाइम डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। तो ये एक दफा रिकंस्ट्रक्ट होगा ये मुल्क, इसकी रिकंस्ट्रक्शन होनी है। जो निजाम की बात, तब्दीली की बात हो रही है, ये एक नए सिरे से इसको एक्टिवेट करना पड़ना है। ये एक्टिवेट होगा तो सिस्टम भी चलेगा और चीजें भी चलेगी। साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना फुल जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट करेगी 5 साल का, तो आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं बिलावल साहब के? जी, बिलावल साहब ने तो ये बयान देना है ना। देखें, बिलावल साहब ने जब ये बयान दिया था ना, उस वक्त कश्मीर के वो जो पहले इलेक्शन हुए थे वो हुए थे, जो दूसरे मरले के इलेक्शन थे जो 2 अगस्त को वो भी रहते थे।
تو بلاول صاحب نے چونکہ اس وقت 13 میں سے 4 سیٹیں بلاول صاحب کی آئی تھیں اور 9 نون لیگ کی آ گئی تھی. تو بلاول صاحب کو کہتے ہیں یہ سب اچھا چل رہا ہے, تو بلاول صاحب کو تو آگے پھر ان کا الیکشن تو پٹنا تھا, تو انہوں نے پھر الیکشن سلوگنیئرنگ ہوتی ہے, تو انہوں نے یہ الیکشن کا سلوگن دینا تھا, انہوں نے اس چیز کو تو ہائی لائٹ اس وقت کرنا تھا. انہوں نے اسی کانٹیکس میں بات کی کہ الیکشن نامنظور تھا, دی والا الیکشن نامنظور اور یہ وہ سارا کچھ, اور ہم واپس دے کے دکھائیں گے, الٹی گنتی شروع ہوگی کہ اپنے ووٹرز کو, اپنے کارکنان کو انہوں نے حوصلے میں رکھنا تھا کہ وہ کہ الیکشن باقی ہے وہ مطلب امپیکٹ کرے. لیکن آپ دیکھیں اب جب دوسرے مرحلے کا الیکشن ہوا ہے, اب اس کے بعد بلاول صاحب کے اس طرح کے بیان نہیں آئے, وہ چونکہ پہلے مرحلے کے بعد آگے وہ 75% الیکشن رہتا تھا, تو انہوں نے اپنی ہوپس کو زندہ رکھنے کے لیے بالخصوص 12 سیٹیں جو مہاجرین کی تھی, جو پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے تھے مہاجرین کے, تو ان پہ پیپلز پارٹی کا امپیکٹ آنا تھا. تو وہ صرف مطلب ان مائی اوپینین کہ وہ صرف ان چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ کچھ سم تھنگ کہ بھئی ہم بالکل شاید ختم ہو گئی ہماری پارٹی اور ہم رہ گئے, تو انہوں نے وہ نعرہ دیا ہے. باقی ادروائز تو اس کے بعد سسٹم چل رہا ہے. جو باقی محسن نقوی صاحب کے بعد سے آگے بھی ڈسکشن ہوئی کہ وہ محسن نقوی صاحب ان کو بھی اور کچھ اور لوگوں کو بھی, جو خاص کر کشمیر میں بھی ایک انریسٹ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر کرے, تو لیکن وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس کو کچھ ایک اسپیسیفک میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے. وہ ایک لمٹ سے, تبھی آپ دیکھیں وہاں پہ جو الیکشن پولز ہوئے ہیں تو 60% سے زیادہ پول, حالانکہ وہ ٹرین بہت مشکل ہے, پہاڑی علاقے کس طرح کے اوپر تلے آنا جانا, لیکن پھر بھی 60%, 55%, 68% پول ایگزٹ پول کا ریزلٹس ہے. تو یہ بہت اچھا وہاں پہ یعنی پول ٹرن آؤٹ ہے پولز کا, تو یہ بہت اچھا رہا. جی جی صاحب اگر آپ برا نہ منائیں, آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو باتیں ہیں یا پیپلز پارٹی کا جو سٹینس ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کیا سندھ میں ان کے پاس پچھلے تقریباً کوئی آلموسٹ کوئی 30 سالوں سے ان کے پاس گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایون سندھ کے جو حالات ہیں, سندھ رورل کے جو حالات ہیں, ایون جو کراچی اس کا ایک ہب ہے, جو کراچی کے حالات ہیں, کتنی کی ڈیلیورنس ہے وہاں پہ. بلدیاتی نظام کے لیے پیپلز پارٹی نے وہاں پر کیا کام کیا ہے, جو اس وقت عام روزگار کے لیے کتنی ایک انڈسٹری جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ ایکٹیویٹ کی, کتنی ایک ان ایمپلائمنٹ ہے. کراچی کے جو روڈوں کے حالات ہیں, دیکھیں وہ تو تمام صوبوں میں یہ حالت ہے. اس لیول کے اوپر دیکھیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کمپین کی جا کر, اور انہوں نے اچھی کمپین کی. سندھ میں ڈیلیور نہیں کر سکتے, وہ اے جے کے میں کیا کریں گے؟ بلتستان میں سیٹیں ملی ہیں نا جی سارے صاحب, گلگت بلتستان میں, وہاں پہ چونکہ سیکٹیرینزم پہ بھی بہت زیادہ پولز ہوتے ہیں, تو چونکہ وہ اہل کسی کا وہ ووٹ اسپیشلی ادھر جاتا ہے اس محبت میں, اس چاہت میں, تو وہ وہاں پہ وہ بڑا ووٹ کیش ہوا. دیکھیں میں بندہ کہے کہ بھائی شاید وہاں پہ ان کو کوئی ڈیلیورنس پہ ووٹ ملا سندھ کی, وہ سرے سے نہیں ہے, وہاں پہ انہیں اس چیز پہ ووٹ ملا ہے. باقی یہ ہے کہ جو زرداری صاحب کا ایک کریڈٹ جاتا ہے, ڈیو کریڈٹ, اس کو ہر بندہ میں سمجھتا ہوں سلوٹ کرے گا, ہر پاکستانی کرے گا, کہ زرداری صاحب نے جو 2000 جب بی بی صاحب کی شہادت ہوئی تھی 2007 میں, تو زرداری صاحب نے وہ جو 2008 کی جنوری کے شروع میں پاکستان کھپے اور 2007 نعرہ لگایا تھا, زرداری صاحب کی پاکستان سے پیار میں, حب الوطنی میں, چاہت میں ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. زرداری صاحب کی, جناب آصف زرداری صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ بہت ٹاپ لیول کی ہے. باقی ڈیلیور کر پانا, سسٹم کو لے کے چلنا, وہاں پہ ہے جو جاگیرداری کو لے کے چلنا ہے. دیکھیں میڈم عائشہ صاحبہ, میں یہ بات ان کے جو ملک صاحب فرما رہے ہیں یا میرے بھائی صالح نے بات کی ہے, اب جتنی بھی سیاسی پارٹیاں نا انہوں نے ایک صوبہ سنبھالا ہوا ہے. کے پی کے تحریک انصاف کے پاس ہے, سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور پنجاب میں نون لیگ ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ میرے خیال میں یا محسن نقوی صاحب کا جو بیان آیا ہے اس کے مطابق کہ کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اگر یہ تمام اپنے صوبوں میں جو جہاں ان کی حکومت ہے کم از کم وہاں تو ڈیلیور کرے نا. اگر یہ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی, تو پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے تحریک انصاف کی بھی بات کرتے ہیں کہ کے پی کے میں بھی جان کون سا آپ نے کوئی ترقیاتی کام کیے ہیں آج تک. جو پہلا عمران خان صاحب کا ٹنیور گزرا ہے, جو اب موجودہ گورنمنٹ ہے, تو کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کچھ بھی نہیں,
कुछ भी नहीं, जीरो कुछ कारकर्दगी। करने की जरूरत है। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूं पहले वाली कि ये तमाम पार्टियों को मिल बैठकर सोचना होगा और इस अवाम को, इस कौम को ना उम्मीदी के अंधेरों से निकालना होगा कि जब तक हम इस कौम का नहीं सोचेंगे, हम अपने नौजवानों का नहीं सोचेंगे, तो तब तक कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आ जाएगी, कोई इनकलाब नहीं आ जाएगा। उसके लिए हम सबको सिंसियर होना पड़ेगा। अच्छा खवाल साहब, आप मुझे बताइए कि अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, अगर हम पीटीआई की बात करें, तो ये दोनों जमातें हैं जो ये जो सूबों की तकसीम का मामला उसमें हमें तैयार नजर आती हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर तैयार नजर नहीं आ रही। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी आयशा, देखें जो नए सूबे हैं ना, ये इस वक्त जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ये इस टाइम मुल्क की ज़रूरत है जी। और ये कानून के और आइन के मुताबिक हैं। वो इसीलिए कि इसकी डिमांड सबसे पहले जो सूबों की डिमांड शुरू हुई थी वो केपी के गवर्नमेंट ने की थी और उन्होंने सूबा हज़ारा की बात की थी। इसके अलावा फिर जो शुमाली जो पंजाब है उसकी बात की थी, पंजाब में इसकी बात हुई थी। ऐसे ही जो है अब सिर्फ यहाँ पर एतराज़ जो है वो सिंध को है, वो इसीलिए कि इतना बड़ा सूबा है, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनको ये भी अपना, मैं नहीं समझता कि वो पूरे जो रूरल सिंध हैं वो लास्ट टाइम कब गए थे, वहाँ उनके जो मसाइल हैं कब उन्होंने क्लियर किए थे। देखिए छोटे यूनिट होंगे उसको संभालना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर ये लोग समझते हैं कि जी 22 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उनके प्रोटोकॉल्स होंगे और उनकी 22 असेंबलियाँ होंगी, तो देखें ये भी एक बल्दियाती निज़ाम का एक वो है अपना, क्या उसका एक तरीक़ाकार है ना। या तो आप बल्दियाती निज़ाम को फाल कर लें और अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप स्मॉल यूनिट बना लें। और स्मॉल यूनिट जो है वो पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है। आप ये मुख्तलिफ ममालिक, चाइना को देख लें, भारत को देख लें। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके जो प्रोटोकॉल हैं देखें वो तो उस सूबे ने खुद कम करने हैं, उन्होंने अपने खर्चे खुद पूरे करने हैं, उन्होंने प्रायोरिटीज रखनी है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। देखिए हमारा इस वक्त अगर सबसे पहले इस मुल्क में अगर इमरजेंसी का निफाज होना चाहिए था वो था तालीम के लिए। वो इसीलिए कि टोटल हमारी जीडीपी का 1.87% जो है वो हम तालीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और तालीम जो है वो यानी 660 अरब रुपए, जिसके ऊपर हम तालीम के लिए यूटिलिटी भी, टीचर्स की तनख्वाहें भी, स्कूलों की जितनी भी तालीम के ऊपर अखराजात हैं वो हम ले रहे हैं। ये पूरी दुनिया में तकरीबन कोई आप ये समझ लें सबसे कम अमाउंट है जो हम तालीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम एक अच्छा स्टफ तालीम के ऊपर अच्छा स्टफ जो है वो यहाँ क्रिएट नहीं करेंगे, हम यहाँ से बाहर जो है लोगों को अच्छे लोग, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे एआई के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में मजदूर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मजदूर जो है वो 500,000 गल्फ से जो है रियाल और दर्म कमाकर पाकिस्तान बेचते हैं, ठीक है। जितने हमारे 40 जो मजदूर हैं वो पैसे कमाकर बाहर से लेके आते हैं। इंडिया जो है हमारे साथ का मुल्क है, वो एक इंजीनियर बेचता है और इतनी ही अमाउंट एक इंजीनियर उनका बाहर से कमा के अपने मुल्क को बेचता है। रेमिटेंसेस के तौर पर हमारा मुल्क आगे जा सकता है, लेकिन बात यह कि हमारा जो तालीमी मयार है सबसे पहले इसको ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है मैं तो आपको एक छोटा सा वाकया जरूर सुनाता हूँ। देखिए सन 2000 में वियतनाम का और हमारा जो तालीमी जो हमारा स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल सेम था। पूरी दुनिया में एक टेस्ट होता है PISA और एक होता है TIMSS। ये जो रैंकिंग है तालीम की वो शो करता है कि इस वक्त इस मुल्क में जो तालीम है उसकी रैंकिंग क्या है। वियतनाम जो है उसने 2000 पूरे में अपनी जीडीपी का 5.8% जो है टीचर्स के ऊपर, टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर और अपनी तालीम के ऊपर खर्च किया। आज 25 साल बाद वो PISA और TIMSS जो इंटरनेशनल रैंकिंग बताते हैं उसमें वो पूरी दुनिया में टॉप 10 के ऊपर है। वो एक बेहतरीन किस्म के जो है वो IT स्पेशलिस्ट, बहुत बेहतरीन किस्म के टीचर्स, बहुत बेहतरीन किस्म के जो है प्रोफेशनल्स वो अपना बना रहा है और वो पढ़ा रहा है और उसको एक्सप्लोर कर रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में साहब? मैम इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, देखिए छोटे सूबों की बात हुई अभी, फॉर एग्जांपल इंडिया की एग्जांपल दी गई, तो इंडिया में उत्तर प्रदेश भी तो है, 21 करोड़ की आबादी का सूबा है। पाकिस्तान की तो पूरी आबादी 25 करोड़ है। तो ये बात नहीं है कि भाई छोटे होगा तो सिस्टम चलेगा, छोटे सिस्टम हो गए। आप छोटे सिस्टम की मुखालिफ हैं? नहीं, मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ सिस्टम होना चाहिए अच्छा हो, तो वो छोटा हो या बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल अब पंजाब को देख लें, सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, लेकिन अब कामी गवर्नेंस की बात करें,
पंजाब में क्राइम रेट किस कदर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हुआ है, बहुत मतलब इंतहाई तौर पे CCD की जो वर्किंग थी उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया, क्राइम रेट कंट्रोल हुआ, मामलात बहुत अच्छे है। इसी तरह आप देखें पंजाब में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पंजाब में चल रहे हैं, जिस कदर डेवलपमेंट के पंजाब में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप किसी शहर में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ले लें, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर पासिस को ले लें, वासा में जहाँ चौधरी शेर अली खान चेयरमैन वासा जब से बने हैं और बीबी ने मरियम नवाज साहबा ने उनको फ्री हैंड दिया है, तो उन्होंने वो जो 5 जिलों में था वासा का मेन प्रोजेक्ट उसको 41 जिलों में लेके चले गए। इसके अलावा थ्रू आउट पंजाब की तहसीलों में अगले स्टेप में तहसीलों में काम हो रहा है, तो वासा बहुत बड़ा काम कर रहा है। फिर जो साफ पानी स्कीम के तहत चल रहा है काम कि तकरीबन हर यूनियन कौंसिल में 4-6 एट एन एवरेज पूरे पंजाब में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लग रहे हैं। तो वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स सिर्फ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं है, दर हकीकत वो एक अच्छी सेहत की निशानी है कि आपकी 75% बीमारियां ही पानी से फैलती हैं। तो अब देखा जाए तो ये बड़े सूबा होना तो कोई नहीं है, बड़े सूबों में काम करने वाला बंदा होना चाहिए। मरियम नवाज साहबा काम कर रही हैं तो देख लें वो उन्होंने कितना अच्छा डिलीवर कर रही है। इसी तरह अब बंदा क्या है कि पीपल्स पार्टी की भी कारकर्दगी नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं तो सरफराज बुगटी साहब को वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान लगाया, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और टेरेन इंतहाई तौर पे उसकी मुश्किल है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज इंतहाई तौर पे मुश्किल है, वहाँ पे अनरेस्ट भी चल रही है। जो वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की वो बात कर रहे हैं तो उसमें बलोचिस्तान में बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। गो के इसमें जो सबसे बड़ा मुजरिम बनता है वो परवेज मुशर्रफ था, जिसने अकबर बुगटी साहब के साथ उस वक्त ये करके, वरना जो पुराने मामलात में मुश्किल पैसिफाई होके एक वो हमारे साथ उस स्ट्रीम लाइन में आ गए थे, चल रहे थे। बुगटी साहब के साथ जब उन्होंने कहा आपको वहां मारेंगे जहाँ, तो वो जो वहां मारने वाली बात थी वो आज तक उस मुल्क उसका रोना रो रहा है, आज तक मुल्क उसका दुख उठाया जा रहा है। तो लेकिन सरफराज बुगटी साहब को क्रेडिट जाता है कि बुगटी साहब ने उस इतने बड़े सूबे को वो वहां पे वो सड़कों के मुतालिक वो वाला काम करे जो तस्वुर भी नहीं था। वहाँ पे वो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट को मतलब एसफाल्ट रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, तहसीलों को कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के वाले से काम हो रहा है, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है। तो ये तो पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है ना। अगर ठीक है सिंध में शायद सिंध रूरल और सिंध अर्बन का कंपैरिजन में पीपल्स पार्टी वो रिजल्ट नहीं दे पा रही, लेकिन सिंध जो अर्बन है, जो कराची है, हैदराबाद है, वो और चीज है, और सिंध जो रूरल है वो और चीज है। वहाँ पे फ्यूडलिज्म है जो कि उनको भी लेके चल रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी शायद इम्प्रूवमेंट होगी। आप क्या इनसे सेकंड करेंगे? बलूचिस्तान के हवाले से बार बहुत ये चीज नोट करेंगे कि सरफराज बुगटी साहब ने बहुत मिसाली कारकर्दगी दिखाई है, मरियम नवाज साहब पंजाब में कमाल कर रही है। जिस तरह ये कह रहे हैं कि सूबा अगर बड़ा भी हो और अगर वहाँ काम किया जाए तो बड़े सूबे में भी हम कामयाबी के साथ चल सकते हैं, आप क्या कहेंगे? साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ। ये है कि आप सबसे पहले आपने अपना जो इंतजामी ढांचा है ना उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, उसको आपने मजबूत करना है। जब तक इक्तदार की मुंतकली निचली सतह पर नहीं ना जाएगी आपके मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। आपने बल्दियाती जो अदारे हैं उनको फाल करना है, आपने वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहां से फिर आपने आगे तहसील लेवल पर चले जाएं, यूनियन कौंसिल लेवल पर चले जाएं। वो इक्तदार की जो मुंतकली है ना वो इस वक्त एक अहम जरूरत है। आपने देखा कि जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन करवाए, बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसके दौर में नाज़म और नायब नाज़म के, तो वो जो बल्दियाती जो नुमाइंदे थे उन्होंने डिलीवर किया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उन्होंने डिलीवर किया था और वहां पर डेवलपमेंट भी हुई थी, सारा निजाम चलता रहा था। लेकिन ये है कि तरीके इंसाफ आई 2018 में, आपने देखा कि उन्होंने अनाउंसमेंट की, जैसे मेरे भाई साले साहब कह रहे हैं कि जी बल्दियाती इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन नहीं हुए। अब चूंकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की डेट आगे पहले अनाउंस की थी, लेकिन बाद में फिर उसमें अब सुन रहे हैं कुछ चेंज आ रही है, तो वो भी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो और आपका इंतजामी ढांचा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, इक़्तिदार निचली सतह तक जाएगा, तो इंशाल्लाह ये मुल्क जरूर हमारे जो है ना वो तरक्की की पट्टी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट में सम अप करेंगे। ये जो पीटीआई ने 27 सितंबर की डेट दे दी है, बहुत आगे की डेट दे दी है, इस पर बड़ा इतराज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? 2 मिनट में बताइए। अच्छा, मैं इसमें ये कहूंगा चूंकि मैं उस जलसे में मौजूद था। पहले तो बात ये कि तकरीबन काफी देर बाद जो है पीटीआई के जितने भी इस वक्त जो मेन स्ट्रीम लाइन लीडर हैं, जो मेन बड़े लीडर हैं, वो सारे के सारे जो है वो एक ही जगह पे नजर आए। वो जो नाचाकी थी, बदइत्तेफाकी थी और जो वो ग्रुपिंग की बात हो रही थी,
وہ ہمیں علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ وہ نظر آئے کہ وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. دوسری دیکھیں جب ایک پارٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کی بھی سروائیول کی جنگ ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو زندہ رکھنا ہے اور انہوں نے بھی آگے فردر جو ہے وہ الیکشن کی طرف جانا ہے. عوام میں مقبولیت جو ہے ان کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آ رہا ہے. اس گراف کو اوپر لانے کے لیے دیکھیں انہوں نے چند ایک اقدامات کیے جس میں انہوں نے چیف منسٹر کو چینج کیا, باقی بھی چیزیں وہ بہت ساری چینج کرنے ہیں. پورے پاکستان میں ظاہر ہے اپنے جو ان کے ورکر ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, تو یہ جلسے جلوس اسی ایکٹیویشن کا ایک حصہ ہے. باقی جہاں تک بات رہی کہ 27 اگست ان کا حق ہے, بالکل وہ ضرور آئیں, اجازت لے کر جناب وہ پورے پاکستان میں احتجاج بھی کر سکتے ہیں. وہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اجازت لے کر اور ایک منظم قسم کے طریقہ کار کے مطابق اگر ایک پیسفل جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک قانونی ایک حق ہے اور وہ ہونا چاہیے. صحیح ہے جی. ملک اصغر صاحب آپ کا بھی, افضل جوہر صاحب آپ کا, اور صالح محمد صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین یہاں پر میرے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.